गाइस अभी 2 से 3 मिनट और वेट करते हैं, चालू करेंगे, क्योंकि सूरज जी आप देख लीजिए कितने लोग रह गए हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे को आपकी तरफ से ये था कि 30-32 लोग आएंगे। सूरज चौरसिया जी। यस सर। सर कितने लोग और अभी जितने लोग थे आने थे सब आ चुके हैं, शायद अभी सब बाहर रहेंगे या कोई बिजी रहेगा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे को ये था कि 30-32 लोग आने हैं, फिर कल को कोई नया ना आ जाए, क्योंकि हम नहीं कोई नहीं स्टार्टिंग आने क्या है हैं। ना, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई नहीं आने ये वाला। सर आप चलो स्टार्ट ठीक है। करिए। ओके गाइस, 2-3 लोग हमारे पास नए हैं, तो एक बार हम बेसिक्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये ना हो कि उन लोगों को पीछे रह जाए। और दोस्तों कोई भी क्लास आप लोग जब तक चल रही है मिस मत कीजिएगा, नहीं तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका छूटा तो रिवीजन करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट के बारे में। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों को। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स मार्केट दोस्तों एक इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पे एक करेंसी एक्सचेंज होती है दूसरे करेंसी के एवज में। जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे भी क्या होता है ना, दो तरह की फॉरेक्स मार्केट होती है दोस्तों। एक होती है आपकी ऑफलाइन और एक होती है आपकी ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट। ऑफलाइन फॉरेक्स मार्केट कौन सी हो गई? मान के चलो आप अमेरिका जाना है आपको, या लंदन जाना है आपको, और आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज काउंटर पे गए, एक्सचेंज काउंटर पे आपने जाके बोला कि भाई मेरे को 1 लाख के रुपए के अगेंस्ट में मेरे को पाउंड चाहिए या डॉलर चाहिए। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की लोकल करेंसी आपको चाहिए, तो वो रेट चेक करके आपको बताएगा कि सर इतना रुपये आपको लगेगा या इतना डॉलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो करेंसी एक्सचेंज हो रही है ऑफलाइन मार्केट के अंदर, एक डॉलर और एक INR। तो यही फॉरेक्स मार्केट है, जहाँ पे आप एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। एक होती है ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट, इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे आपसे। तो ये फॉरेक्स मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट होती है। पहली बात तो इंटरनेशनल होती है। इंटरनेशनल का मतलब आप समझ ही गए कि इंटरनेशनल क्या मतलब है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज का मतलब है दोस्तों जो किसी एक जगह से ऑपरेट नहीं होती। अगर मैं NSE BSE की बात करूं, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है, हमारी सेंट्रलाइज मार्केट है। ये हमारी सेंट्रलाइज मार्केट है NSE BSE। अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की आपको बात करता हूँ और पूछता हूँ कि सर फॉरेक्स मार्केट कहाँ से ऑपरेट होती है, तो आप ये नहीं बता पाओगे फॉरेक्स मार्केट कहाँ से ऑपरेट होती है। आप बोलोगे सर ये 24 घंटे की मार्केट है, 24 आवर्स मार्केट है। ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, तीसरे कंट्री से चौथे कंट्री, चौथे कंट्री से पांचवे कंट्री मूव ऑन होती रहती है। ठीक है ना? तो अब सेकंड बात ये आती है इसके अंदर, पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिएगा आप लोग। पहले के जमाने में क्या होता था कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, सेंट्रल बैंक, hedge funds and extremely wealthy individuals had the resources to participate in the forex market। पहले इन लोगों के पास ही पावर होती थी कि ये फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से? एग्जांपल के तौर पे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कॉर्पोरेट? मारुति हो गया, टाटास, बिरलास, अदानीस, अंबानीस, ये सारे कॉर्पोरेट्स हो गए। सेंट्रल बैंक कौन से हो गए? RBI, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। ठीक है ना? अमेरिका का कौन सा सेंट्रल बैंक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। प्लीज टाइप इन दी चैट बॉक्स, अमेरिका में कौन कौन से सेंट्रल बैंक है, कौन सा ही सेंट्रल बैंक है, कौन कौन से नहीं, कौन सा सेंट्रल बैंक है अमेरिका का। गाइस कौन सा सेंट्रल बैंक है, प्लीज फटाफट लिखो चैट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता है। FDI नहीं किशोर जी, फेडरल रिजर्व, फेड, FED, फेड, फेड नहीं सर, फेड, FED, फेड। मैं लिख देता हूं FED।
क्योंकि इसके बारे में आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, फेडरल रिजर्व। क्योंकि पूरे फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और पैसा बनाना है, तो इनको समझना, इनकी नीतियों को समझना बहुत जरूरी है। फेडरल रिजर्व। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान का सेंट्रल बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ जापान। कनाडा का बैंक ऑफ कनाडा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आरबीए। न्यूजीलैंड का रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, आरबीएनजेड। ठीक है। तो ये आपके कुछ सेंट्रल बैंक से इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन का ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये कुछ 4 5 6 आपके सेंट्रल बैंक है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था, इन्हीं के पास पावर होती थी, इन्हीं के पास पैसे होते थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, जैसे जियो आया, जियो से पहले भारती मित्तल आया लेके इंटरनेट एयरटेल, वैसे ही हर किसी के पास एक्सेस हो गया आपको फाइनेंशियल मार्केट का। अपने घर के कंफर्ट के अंदर, एक कोने के अंदर बैठ के आज हम वर्ल्ड की किसी भी करेंसीज को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सबसे बड़ा कंफर्ट हो गया है। दूसरी बात, इतना, अगर मैं कोरोना के अंदर बात करूं तो सिर्फ दो ही तीन बिजनेस चल रहे थे। कौन कौन सा बिजनेस चल रहा था कोरोना के अंदर, बताओ, जो बंद नहीं हुए थे? टाइप इन दी चैट बॉक्स। कौन कौन से बिजनेसेस थे जो कोरोना के अंदर बंद नहीं हुए थे? प्लीज नेम द बिजनेसेस। हॉस्पिटल्स, वेरी गुड। स्टॉक मार्केट, वेरी गुड। फार्मा, ठीक है। देखो दोस्तों, एक तो फार्मा की दुकान, मेडिकल की दुकान कभी बंद नहीं हुई। दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब किराने का सामान वाला, दाल चीनी जो ये बेचता है, उसका दुकान बंद नहीं हुआ आपका। उसका भी सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे से कुछ खुलता था। ठीक है ना। और आपका ये दो तो यही हो गया आपके। तीसरा हो गया आपका स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। ये ऐसे कुछ चीजें थी जो आपकी कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक मार्केट का बंद होने का मतलब है इंडियन इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाना, इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद हो जाना। ठीक है ना। तो सारी कंट्रीज, कंपनीज की पैसा लगा होता है उसके अंदर, उसके वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लेयर होती है, बहुत सारी चीजें डिक्लेयर होती हैं, तो बहुत सारी चीजें दिक्कत आ जाएंगी। तो कोरोना के अंदर 2 करोड़ से प्लस आपके डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और 50 लाख नए इन्वेस्टर फॉरेक्स मार्केट के अंदर आए थे। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता है अभी। सबसे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट की मार्केटिंग कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर ही सबसे ज्यादा अपने मार्केटिंग चल रही है ऑनलाइन। लेकिन फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए तो उसमें अभी इतना ज्यादा वैक्यूम, अभी इंडिया के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं फॉरेक्स मार्केट को। तो ये 50 लाख कस्टमर कम से कम कोरोना के अंदर डेवलप हुए। और ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बहुत बड़े इंजीनियर्स को, सीएस को और ऐसे ऐसे प्रोफेशनल लोगों को जिनके दिक्कत आ गई थी काम में, उनको मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट करते हुए देखा। और आज के टाइम में वो बहुत जबरदस्त एक्सेल कर रहे हैं इसी बिजनेस के अंदर। तो अगर आप समय पे आए हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आने वाले समय में क्या क्या बायो वेपन्स बनेंगे, बायोलॉजिकल वेपन्स बनेंगे, चाइना क्या क्या बनाएगा हमें नहीं पता। क्योंकि आने वाले समय में लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होंगी, बायोलॉजिकल वेपन से एक कंट्री में दूसरे कंट्री में बीमारी भेज दी, इस तरीके से तबाहियां होंगी। आपको घर में लॉक होके रहना पड़ेगा उस समय के लिए। ये तैयारी जो आप कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो कि कल को ऐसा लॉकडाउन लगता है या ऐसे कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड अगर इवेंट आ जाता है, तो आप घर में बैठ के एटलीस्ट आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो और घर के खर्चे निकाल सकते हो। तो ये स्किल समझना सबको बहुत जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंस लोगों को कब समझ में आई, जब कोरोना के अंदर 2 साल घर में लॉक रहे, तो उनको ये फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आया कि यार ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो घर बैठ के हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक एम्पल नॉलेज की जरूरत है, एक स्किल्स की जरूरत है। तो स्किल ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें सक्सेस हो जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है विद डिसिप्लिन और जो रूल्स मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेगा, और डेफिनेटली आप लोग पैसा बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब फॉरेक्स टाइम सेशंस की बात करते हैं। हेलो। हेलो। सॉरी सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सर 2 लोग हैं जो विदाउट नेम आए हैं, तो प्लीज उनको बाहर कर दीजिए सर, बिकॉज ये पेड लिंक है। तो यहाँ पे ओके, सभी को बता दें कि पेड लिंक है मेरे सर, को बता यहाँ पे दीजिए कोई कौन मेरे कौन से बाहर हैं। का लिंक ना। ये एक तो एनोनिमस करके है सर एक। सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें जो एनोनिमस है, अदरवाइज हम हाँ, आपको रिमूव कर देंगे। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि आपने, किसने आपको लिंक दिया है। द पर्सन यूजिंग द आईडी इन द नेम ऑफ एनोनिमस।
आप इंट्रोड्यूस करें सर अपने आप को, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सर आप रिमूव कर देता रूम हूँ। लॉक कर दीजिए। हाँ जी। ये चक्कर क्या है ना, ये अभी एडिट हो नहीं सकता अभी, ये लॉगिन हो गया ना क्योंकि। कोई नहीं सर, चलेगा, मैं यहाँ पे हूँ, देख। दूसरा दूसरा बता दीजिए मेरे को, दूसरा कौन है? कोई नहीं सर, बाकी तो सब अपने नाम से हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले आपका मार्केट सिडनी में ओपन होता है। उसके बाद आपका टोक्यो, पूरा एशियन मार्केट, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, देन इंडिया, देन लंदन मार्केट, देन न्यूयॉर्क मार्केट। अब जो लोग नए हैं उनको मैं रिपीट कर देता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट, सीधा सीधा कंफ्यूजन ना करते हुए, ये संडे को रात को 3:30 बजे ओपन होता है। यानी जब हमारे यहाँ पे 12 बजते हैं संडे की रात को, तो मंडे मॉर्निंग हो जाती है। तो मंडे को सुबह सुबह 3:30 बजे ओपन हो जाता है। ठीक है ना? और ये ओपन होता है आपका ऑकलैंड और वेलिंगटन के अंदर। जो एक्चुअल जगह है वो यहाँ से चालू होती है इसकी। और फ्राइडे को रात को 2:30 बजे ये न्यूयॉर्क में बंद हो जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे का ये मार्केट है। जबरदस्त मार्केट है। अब इसमें बेनिफिट क्या है ना सर, बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास सुबह 5 बजे से लेकर 7 या 8 बजे तक का टाइमिंग है, तो 3 घंटे में अपना अच्छा खासा काम हो सकता है। अगर आपके पास शाम को 7 से रात को 10 बजे तक का टाइमिंग है, तो अपने पास जबरदस्त काम हो सकता है। अगर आपके पास दोपहर में टाइमिंग है तो अच्छा काम हो सकता है। और आने वाले समय में तो आपको देखेंगे, मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रोबो ट्रेडिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके पास समय भी नहीं है तो रोबो ट्रेडिंग का भी आप यूज करके, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग होती है। लेकिन देखो, रोबो ट्रेडिंग पे अपन को विश्वास नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है, और उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। रीजन क्या है? अगर मैं आज आपको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग का एक सॉफ्टवेयर दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली मैंने ट्रेडिंग का एक आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, आपको मजा आ रहा है, आप उसमें 10% महीना कमा रहे हो। मैंने 6 महीने आपको दे दिया, 6 महीने बाद मैंने बंद कर दिया। आपका फोन आया, सर आप दे नहीं रहे। मैंने कहा नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा सर मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं है देने का। तो आप उसके बाद क्या करोगे? आपके पास मान के चलो 1 लाख रुपए की इनकम मेरे पास से आ रही थी, मैंने वो बंद कर दिया। 1 लाख रुपए अब आपके पास नहीं आ रहे, तो अब आप क्या करोगे? तो जरा सोचो, मैं बहुत गुड और गंभीर बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और आपकी इनकम अगर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो एमएलएम का मार्केटिंग का कैंपेन हो, नेटवर्किंग का किसी भी प्लान का वो हो, या कुछ भी हो, कोई भी काम बंद हो सकता है। लेकिन अगर नॉलेज अगर आपके पास है, स्किल्स अगर आपके पास है, तो आप फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इसलिए बंद नहीं हो सकता, फॉरेक्स मार्केट का बंद है तो कंपनी, कंट्रीज कोलैप्स हो जाएंगी, कंट्रीज बर्बाद हो जाएंगी। जो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो फॉरेक्स मार्केट आपका चलता रहेगा, बस आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ साथ अगर आप उसको काम में लोगे तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप जो बिजनेस कर रहे हो डिपेंडेंसी का करो, लेकिन ये स्किल्स आपके कब काम आएगी? जब आपके जीवन में इमरजेंसी की ऐसी घटना घट जाएगी, जब आपको ये लगेगा कि यार अब मेरे को अपनी स्किल से पैसा बनाना है, तब आपको याद आएगी मेरे वर्ड्स की, सर सही कहते थे कि सीख लो, स्किल्स डेवलप कर लो, तो आज मैं घर पे बैठ के ये काम कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से, मैं, जो मेरे खास दोस्त हैं उनकी वाइफ्स को मैंने सिखाया। पहले वो कह रही थी नहीं हमें क्या जरूरत है, हमारे हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, फिर भी ये सीखो, आप नॉलेज के लिए सीखो। तो जबरदस्ती जब मैंने सिखाया, तो आज अगर कोरोना के अंदर किसी की जॉब गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया, तो आज उनकी वाइफ्स घर चलाने के सक्षम हो रही हैं। आज वो इतना कैपेबल हैं कि अपने ट्रेडिंग करके आज वो खुद भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आज खुद भी इसी बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आ गए, और आज सक्सेसफुली दे आर वेल स्टैब्लिश्ड। ठीक है ना? तो स्किल्स अगर डेवलप नहीं है आपके पास, तो आप एक बेकार, मतलब उसमें हो, आप एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो आप। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं, पहले 2-3 क्लासेस। तो दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट के अंदर 130 करेंसी पेयर्स अवेलेबल होते हैं। 130 करेंसीज अवेलेबल होती है ट्रेडिंग के लिए। और जब आप फॉरेक्स मार्केट में जाते हो, तो जैसे असेट बुल है, असेट बुल एक फॉरेक्स ब्रोकर है। तो यहाँ पे आपने अकाउंट ओपन कराया, अकाउंट ओपन कराओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी करेंसीज मिलेंगी, 40 के आसपास करेंसी मिल जाएंगी, 44 करेंसी पेयर मिलेंगे आपको। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है पेयर के अंदर। पेयर का क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि एक करेंसी के अगेंस्ट में दूसरी करेंसी आपको मिलती है, यूएसडी आईएनआर। तो ये करेंसी पेयर हो गया, ये करेंसी पेयर हो गया। ठीक है ना? अब ऐसे ही हमारे पास 7 मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं।
7 मेजर करेंसी पेयर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये वो करेंसी पेयर है जिनमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा काम होता है, जिनमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खरीदा बेची होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेने लेना बेचना होता है। ठीक है ना? कौन कौन सी 7 मेजर करेंसी पेयर है उनका नाम लिख लो आप। यूरो यूएसडी। यूरो का मतलब है दोस्तों यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्री का एक समूह है। 19 कंट्री के अंदर एक कॉमन करेंसी है यूरोपियन यूनियन। तो इसका नाम इसलिए यूरोपियन यूनियन दिया हुआ है यूरो का, कि वो 19 कंट्रीज के अंदर सेम करेंसीज एप्लीकेबल है। दूसरी है जीबीपी ऑब्लिक यूएसडी। जीबीपी का मतलब है आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तीसरी करेंसी है आपकी यूएसडी ऑब्लिक जेपीवाई, जापानीज येन। चौथी करेंसी है आपकी यूएसडी ऑब्लिक सीएचएफ। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। यूएसडी कैड, कैनेडियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर। फिर है आपकी एयूडी ऑब्लिक यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर है आपकी एनजेडी यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है ना? तो ये 7 मेजर करेंसी पेयर्स हैं आपके। इनमें सबसे ज्यादा काम होता है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। यूरो ऑब्लिक यूएसडी। तो ये बीच में मैंने डंडा क्यों लगाया है? क्योंकि यूरो अपनी एक अलग करेंसी है, डॉलर अपनी एक अलग करेंसी है। ये जो पहले वाली करेंसी होती है, ये स्लैश है, इससे जो पहले वाली करेंसी होती है, दिस इज द फर्स्ट करेंसी, ये वाली। इसको हम बोलेंगे बेस करेंसी। ठीक है? इसके बाद जो ये सेकंड करेंसी है, इसको हम बोलेंगे सेकंड करेंसी, कोट करेंसी, काउंटर करेंसी। ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ जीबीपी ऑब्लिक यूएसडी की, तो इसमें फर्स्ट करेंसी कौन सी हो गई? ये। दूसरी कोट करेंसी, काउंटर करेंसी, सेकंड करेंसी कौन सी हो गई? ये वाली। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये उल्टा कर दूं उसको, मैं यूएसडी और जेपीवाई अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ये जो यूएसडी है ये आपकी होगी बेस करेंसी, और जो जेपीवाई होगी ये होगी आपकी कोट करेंसी, काउंटर करेंसी, सेकंड करेंसी। अब वापस मैं यूरो यूएसडी पे आता हूं दोस्तों। ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। अगर मेरे बोलते बोलते ये आपका एक्सपायर हो जाता है, तो जिस भी लिंक से आपको मिला है और जिस लिंक से आप ज्वाइन हुए हो, उस लिंक से वापस आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसी मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। यूरो ऑब्लिक यूएसडी। तो जब भी हम बाय करते हैं, सपोज ये पूरा एक इंडिविजुअल पेयर है, ये क्या है? पूरा एक पेयर है। तो इस पेयर को अगर हम बाय करते हैं, इसका क्या मतलब है? जब भी आप किसी भी पेयर को बाय करते हो तो ध्यान रखना, हमेशा आप बेस करेंसी को बाय करते हो। ये जो बेस करेंसी है इसको आप बाय कर रहे हो, और जो कोट और सेकंड करेंसी, काउंटर करेंसी जो भी बोल लो आप, इसको आप सेल करते हो। सेल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सेल का बटन दबाना है अलग से। जब आप बाय का बटन दबाते हो तो ये अजम्पशन, ये माना जाता है कि आप बेस करेंसी यानी जो यूरो है उसको बाय कर रहे हो, और डॉलर को आप सेल कर रहे हो। यानी अगर यूरो ऊपर जाएगा, आप क्यों बाय कर रहे हो यूरो को? क्योंकि आपको तेजी नजर आ रही है यूरो के अंदर। अगर यूरो ऊपर जाएगा तो जो आपका डॉलर है वो नीचे आएगा। अब मैं आपको बोलता हूं कि यूरो यूएसडी के अंदर डॉलर मेरे को तेज लग रहा है, डॉलर के अंदर मेरे को क्या नजर आ रही है? स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो अब मेरे को आप चैट बॉक्स में बताओ कि मेरे को डॉलर को बाय करना है, तो इस करेंसी पेयर में मैं क्या एक्शन लूंगा? मैं बाय करूंगा इस करेंसी पेयर को या सेल करूंगा?
ये मेरे को प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सेल, वेरी गुड। क्यों सेल करूंगा? क्योंकि अगर मैं यूरो को बाय कर रहा हूँ, डॉलर को सेल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को क्या लग रहा है, डॉलर में स्ट्रेंथ लग रही है मेरे को, तो यानी डॉलर मेरा अगर ऊपर जाएगा तो यूरो मेरा नीचे आएगा, तो मैं इसको करूंगा सेल। तो मैं बेस करेंसी को कर रहा हूँ सेल, और मैं काउंटर करेंसी को कर रहा हूँ बाय। कोई ऐसा बंदा इसको नहीं समझ में आया हो? थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा आपने लिखा। कोई ऐसा बंदा इसको नहीं समझ में आया हो, नया बंदा कोई भी, काइंडली रेज योर हैंड, या पुराने बंदा कोई भी। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू किशोर जी। अब दोस्तों आप ये मान के चलना कि जब आप यूरो यूएसडी को बाय करोगे, तो जब आप बाय करने जाओगे तो उसका कोई प्राइस होगा, कोई रेट होगा। अभी के लिए समझने के लिए मैं मान के चलता हूँ इसका रेट है 1.1401। इसका क्या मतलब हुआ कि एक यूरो की कीमत 1.1401 है। अगर एक यूरो अगर आपको परचेज करना हो तो आपको 1.1401 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक यूरो अगर आपको परचेज करना हो तो आपको 1.1401 पे करने पड़ेंगे। जीबीपी यूएसडी की कीमत कितनी है? 1.2501। इसका मतलब एक जीबीपी की कीमत डॉलर के टर्म्स में 1.2501 है। अगर एक जीबीपी परचेस करना है तो आपको इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक जीबीपी मिलेगा। आप क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया? कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया हो यहाँ तक, काइंडली रेज योर हैंड। ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने पूछा सर क्या हम एक जीबीपी या एक यूरो परचेज कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। आप एक यूरो और एक जीबीपी परचेज नहीं कर सकते। फॉरेक्स मार्केट वालों ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान के चलो कोई हम होलसेल मार्केट गए कपड़ों की, वहां पे हमें एक शर्ट पसंद आई और हमने कहा सर हमें एक शर्ट चाहिए, तो होलसेलर क्या कहेगा, नहीं सर शर्ट एक शर्ट नहीं मिलेगा, 3 शर्ट का एक पीस है। एक बॉक्स जो है वो 3 शर्ट का है, या एक कंटेनर है वो आपको लेना पड़ेगा, लॉट है वो लेना पड़ेगा आपको। इंडिविजुअल या सिंगल सिंगल जो शर्ट है या जीन्स है वो हम आपको नहीं बेच पाएंगे। तो ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन लोगों ने 3 लॉट साइज निकाले कि 3 लॉट साइज में आप काम कर सकते हो। पहला है स्टैंडर्ड लॉट। आपने पूछा सर स्टैंडर्ड लॉट के अंदर कितने यूरो हमें मिनिमम बाय करने पड़ेंगे या कितनी जीबीपी हमें मिनिमम बाय करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे आपको 1 लाख यूरो आपको, या 1 लाख यूनिट बोलता हूँ, चाहे यूरो बाय करो चाहे जीबीपी बाय करो चाहे डॉलर बाय करो, 1 लाख आपको बाय करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ से फिर समझो कि अगर एक यूरो की कीमत 1.1401 है, तो 1 लाख यूरो की कीमत कितनी हो गई? 1,14,010 के आसपास। यानी अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 80 से 90 लाख रुपए। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा है, हमने तो सुना था कि $100 में काम हो जाता है, $200 में काम हो जाता है। मैंने कहा सर बिल्कुल हो जाता है। बोला सर कैसे होगा? मैंने कहा मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा। फिर आता है आपका मिनी लॉट। मिनी लॉट के अंदर यूनिट है आपके 10,000। 10,000 यूनिट का मतलब है कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? $11,401। ठीक है। फिर एक और आता है माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट के अंदर कितना है? 1,000 यूनिट। यहाँ कितने देने पड़ेंगे? $1140 के आसपास। ठीक है ना? तो आपने देखा 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 का 10%, 1,000। ऐसे ही 1,14,000 इसका 10%, $11,400, इसका 10%, $1140। तो 10वें भाग से आप डिवाइड करते रहो, जो पूरे यूनिट का 10वां भाग है वही वैल्यू आपकी निकलती रहेगी। तो इतना इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। अब आपने कहा सर $1140 तो ये बहुत ज्यादा है, $1140 तो हम 80,000 रुपए के आसपास पड़ गया। बात अभी भी नहीं बढ़ी आपकी $100 $200 वाली। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी तरीका बताता हूँ।
तो जब आप असेट बुल पे अकाउंट ओपन कराओगे, अगर आप $1 इन्वेस्ट करोगे तो असेट बुल आपके ब्याह पे $500 इन्वेस्ट करेगा। अगर आप $10 इन्वेस्ट करोगे तो असेट बुल आपके ब्याह पे $5000 इन्वेस्ट करेगा। अगर आप $100 इन्वेस्ट करोगे तो असेट बुल आपके ब्याह पे $50000 इन्वेस्ट करेगा। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको पता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर लगता है पैसा ज्यादा काम करने के लिए, लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं, तो ये सिटी बैंक, डॉइच बैंक, ये बड़े बड़े बैंकों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो उनको लिमिट देते हैं काम करने की। ठीक है, आप काम करने की लिमिट लो, ठीक है ना। तो ब्रोकर आपको क्यों देता है कि जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा उनकी कमीशन बनेगी, उनका धंधा बढ़ेगा। ठीक है, अब जब $50000 आ गए तो मैं मान सकता हूँ कि एक मिनी लॉट की कीमत $11400 है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आप 4 से 5 लॉट ले सकते हो आराम से, मिनी लॉट। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ये जो 1:500 है, इसको क्या बोलते हैं हम? लेवरेज। इंडियन मार्केट में बोलते हैं इसको लिमिट, कि कितने इंट्राडे लिमिट है, कितने वो लिमिट है, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका है लेवरेज। ठीक है ना, 1:500। 10:5000, 100:50,000, ये इसकी लेवरेज है। बात आई समझ में आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 1:500, 10:5000, ये लेवरेज है। और ये $100 क्या है जो आप इन्वेस्ट करोगे? ये है आपका मार्जिन, इसको बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर नैनो लॉट हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि 1% या 2% लोग हैं सुनील जी जो नैनो लॉट में काम करते हैं। 100 का मैक्सिमम ब्रोकर नैनो लॉट देता नहीं है, मैक्सिमम ब्रोकर माइक्रो लॉट तक ही रहता है। तो नैनो लॉट की इसलिए हमने बात नहीं करी। ठीक है ना। तो अब बात ये आती है, आपने बोला कि सर 500 की लेवरेज हमें मिल जाएगी। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि मेरे को, अगर मान के चलो 1 लाख यूनिट वाला लॉट लेना है, 1 लाख वाला मेरे को लॉट लेना है, तो कितना पैसा मेरे को देना पड़ेगा? सिंपल कैलकुलेशन है। 1 यूरो की कीमत कितनी है? $1.1401, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1,14,010 हो गई। अब आपको ये पता करना है कि सर मेरे को अगर ये 1,14,000 वाला माल खरीदना है स्टैंडर्ड लॉट, तो मिनिमम मेरे को कितना पे करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, जितना ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है, यानी जितना गुना वो आपको लेवरेज दे रहा है। चलो दोस्तों चालू करते हैं, जब आना होगा इसको ज्वाइन कर लेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो बात हम लोग यहाँ पे ये चल रही थी कि $1,14,010 अभी कीमत चल रही है बड़े स्टैंडर्ड लॉट की। तो मेरे को अगर इसको परचेज करना हो तो कितना पैसा मिनिमम मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका आंसर छुपा हुआ है आपके लेवरेज के अंदर। जितना ब्रोकर आपको लेवरेज देगा उतना ही कम मार्जिन आपको लगेगा। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा मंडे के दिन, क्योंकि उस वक्त लाइव मार्केट में मैं इसको आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको टर्मिनल के ऊपर, और कैसे इसको टर्मिनल में और जो उसके रिलेटेड मैट्रिक्स जैसे बैलेंस है, इक्विटी है, फ्री मार्जिन है, मार्जिन लेवल परसेंटेज है, वो सब चीजें मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ कि आपको डिवाइड करना है 500 से। 500 क्या है? आपकी लेवरेज। आपको $228 आपको देने हैं। $228 देके आप, यानी 15 से 20 हजार रुपए देके आप 80 लाख 90 लाख की पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ये पावर है फॉरेक्स मार्केट। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि सर लॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पिप, PIP, पिप, परसेंटेज इन पॉइंट। जैसे मान के चलो यूरो यूएसडी की कीमत है 1.1401, 1, 2, 3, 4।
ये वन जो पॉइंट है डेसिमल, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो आखिरी वाला वन है, ये है आपका 1 पिप। अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में पढ़ूं 1401 को, तो आप क्या बोलोगे? 1401 रुपए, 1401 रुपीज। अगर मैं बोलता हूं कि 1401 रुपीज इंक्रीज होके हो गया 1405, तो आप क्या बोलोगे इंडियन मार्केट के अंदर? सर 4 रुपए इंक्रीज हो गए। मैं क्या बोलूंगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर? 4 पिप इंक्रीज हो गए। अगर ये इंक्रीज होके 1405 से ये 1505 हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 100 रुपए इंक्रीज हो गए। मैं क्या बोलूंगा फॉरेक्स के अंदर? 100 पिप इंक्रीज हो गए। तो आपने कहा सर हमको डॉलर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब ये 100 पिप के अंदर जो 1 पिप की वैल्यू कितनी है डॉलर के टर्म्स में, वो उसका सीधा सीधा कैलकुलेशन अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना? फिर बीच में इसकी जो कैलकुलेशंस आएंगी तो थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट के बारे में जान जाओगे। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला भी कि पिप की वैल्यू कैसे निकलती है। स्टैंडर्ड लॉट की अगर मैं बात करूं, वन स्टैंडर्ड लॉट जिसकी यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम साइज 1 है और जिसकी यूनिट है 1 लाख, उसकी 1 पिप की मूवमेंट के अंदर, 1 पिप का मूवमेंट का मतलब है कि अगर ये 1401 पे अगर आपने बाई किया करेंसी पेयर और ये 1402 हो गया, यानी 1 पिप बढ़ गया, यहाँ पर 1 पिप बढ़ गया, तो 1 पिप की वैल्यू यहाँ पे होती है दोस्तों $10। 1 मिनी लॉट के अंदर 1 पिप की वैल्यू होती है आपकी $1। 1 माइक्रो लॉट के अंदर 1 पिप की वैल्यू होती है आपकी $0.10। बात समझ में आई? यहां तक सभी को क्लियर है? अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थैंक यू किशोर जी, सूरज जी, सूरज चौरसिया सर, सूरज जी नहीं है यहाँ पे। तो सूरज जी के साथ कोई भी ऐसा बंदा जो सूरज जी के साथ काम करता हो, जो पूरी टीम को देख रहा हो यहाँ पर? एनीवन जो सूरज जी? यस स्वप्निल जी, यस सर। स्वप्निल जी कहाँ चले गए? हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ स्वप्निल जी की अभी ना एक कुछ मेरे को उनको मैट्रिक्स सिखाना है लाइव मार्केट के अंदर। टर्मिनल ओके के ऊपर कुछ मैट्रिक्स मेरे को समझाने हैं, कैलकुलेट करके दिखाना है, और उनका मीनिंग क्या है वो नेक्स्ट स्टेप उनका वो है, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ओके कर रहा हूँ कि कल जो संडे की क्लास है उसको क्या हम मंडे 9 बजे रख सकते हैं? यस सर, आप हाँ कर सकते हो। मंडे लाइव मार्केट पे आप शो कर है ना? मंडे को रात को 8:30 बजे के आसपास चलेगा सभी को, या 9 बजे चलेगा? सकते हैं। सभी ने अपना हैंड रेस कीजिए अगर आपको मंडे प्लीज आप, पॉसिबल है तो। मंडे अगर पॉसिबल है लाइव दोस्तों तो आप रात को 9 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूवी सर बोलिए। लाइव मार्केट पे आपको सीखने मिलेगा। हाँ यूवी सर, पहले यूवी सर के पास आता हूँ, गणेंद्र जी फिर आपके पास आता हूँ। सर चलेगा, मंडे कोई नाइट में दिक्कत नहीं है। चलेगा? ठीक है वेरी सर। गुड, हाँ, ठीक है। लतूरे साहब, गणेंद्र लतूरे साहब, थैंक यू। साहिल जी थैंक यू, रवि जी थैंक यू, रंजीत जी, गणेंद्र जी, लतूर जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ बोलो। यस सर, सर मंडे पॉसिबल, मंडे पॉसिबल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस 9 बजे मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर थोड़ा सा मैट्रिक सिखाऊंगा कि टर्मिनल के ऊपर बैलेंस, सिक्योरिटी, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, वो बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट स्टैब्लिश कैसे हुआ, मतलब कैसे बनता है, कैसे ब्रोकर बनता है, कैसे ब्रोकर के पास रेट्स आते हैं, कौन इसको रेट्स देता है, हमारे ट्रेड्स कहाँ जाते हैं, हमें प्रॉफिट कौन देगा, लॉस कौन देगा, सब मैं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग मंडे मिलेंगे आपको रात को 9 बजे। सेम लिंक रहेगा, तो सेम लिंक के साथ आप ज्वाइन हो जाइएगा। किसी का वेट मत करिएगा कि कोई लिंक आपको शेयर करेगा। तो रात को 9 बजे मंडे को हम लोग मिलेंगे। एनी अदर क्वेरीज अगर आपकी है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना सर, हम जल्दी जल्दी नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। बताने को मैं और भी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो जल्दी हम चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो
ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें। बाकी कैसा लगा आपको? सर किशोर जी, वीक में 3 दिन ट्रेडिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। क्योंकि जब हम टेक्निकल्स पे चलेंगे, स्ट्रेटेजीज पार्ट पे चलेंगे, तो एक वीक आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। इतना टाइम मैं आपको दूंगा कि प्रैक्टिस करके आप अपनी क्वेरीज फ्राइडे को लाइव मार्केट में लेके आओ, फिर उसको हम देखेंगे समझेंगे, और सैटरडे संडे को फिर हम आगे बढ़ेंगे थ्योरेटिकली। थैंक यू हनीफ उस्मानी सर, थैंक यू विनोद पवार सर, थैंक यू किशोर जी, थैंक यू क्षितिज जी, और थैंक यू सभी भाई लोगों को जो आए। बाकी हम लोग मंडे 9 PM मिलेंगे। थैंक यू यूवी सर, बाय, टेक केयर, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय।